नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुरेश चंद्रा। फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है बाहरी आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। मित्रों, मौर्य सत्ता समाप्ति के बाद में भारत में या भारत उपमहाद्वीप में बाहरी आक्रमण प्रारंभ हो गए थे और कौन कौन सी जातियों और वंशों ने बाहरी आक्रमण किए हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मित्रों। यहाँ पर दे रखा है शक, हूण एवं कुषाण। तो शकों के बारे में शुरू करते हैं। शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। ये शक जनजाति जो थी ये लड़ाकू जनजाति थी और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र को जीतते हुए यह आगे बढ़ रही थी या इन्होंने जीत लिया था। यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईसा पूर्व में भारत आए, यानी ईसा से 71 वर्ष पूर्व ये भारत में आ चुकी थी। ये जनजाति जो हैं शक जनजाति। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कंबोज और यवनों के साथ रखा गया है। रामायण एवं महाभारत भारत के महान ग्रंथ हैं और कंबोज नाम आया है यहाँ पर, तो यह महाजनपद काल का एक 16 महाजनपदों में इसका भी नाम था। यह क्षेत्र हिंदुकुश क्षेत्र में स्थित है, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं। और यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध महाजनपद था। इसकी राजधानी हाटक राजपुर हुआ करती थी महाजनपद काल में, तो आप इसका ध्यान रखें। तो इन बस्तियों को, इस शक बस्तियों को कंबोजों के साथ और यवनों के साथ रखा गया था। यवन जो हैं ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है उस तरफ की जो जनजातियां थी उनको बोला गया था। कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्हें शक कुल कहा गया है। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। सिंधु प्रदेश वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र जो है उसमें आता है, पाकिस्तानी क्षेत्र में आता है। यह सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि इनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और कालांतर में वे अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए थे। यानी उत्तरापथ पर कब्जा करके ये मथुरा आधिपत्य स्थापित करते हुए अवंती, सौराष्ट्र आदि क्षेत्रों में, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में भी ये फैल गए थे। तक्षशिला के शक शासकों में, तक्षशिला भी वर्तमान में पाकिस्तानी क्षेत्र में है और यह गांधार प्रदेश का उस समय क्षेत्र था। गांधार महाजनपद काल का एक अच्छा केंद्र था ये तक्षशिला। महाभारत में इसको भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा बसाया बताया जाता है। तक्षशिला के शक शासकों में मावेज एवं एजेज के नाम आते हैं। ये दो शासक हैं, शक शासक, जिन्होंने तक्षशिला पर शासन किया था। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ। हमामस और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। हमामस और हगान ये जो हैं मथुरा के शक क्षत्रप थे। मथुरा में ये राजा रहे हैं।
मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद में शक शासक राजबुल को महासत्रप कहा गया है। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था, अर्थात ये मथुरा वाले जो शक शासक थे उन्होंने पंजाब तक अपनी सीमा विस्तार कर ली थी। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा हुआ। पश्चिमी भारत में शकों के सहरात वंश के भूमक तथा नहपान दो शासक ज्ञात हैं। पश्चिम के क्षेत्रों के शक शासक हैं यह भूमक और नहपान। इन शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। महाराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात का जो क्षेत्र है उस पर शासन किया है इन्होंने। नहपान के समय भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। जोगलथाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमीपुत्र साध करने से पराजित हुआ था। नासिक लेख में गौतमीपुत्र साध करने को सहरात वंश का उन्मूलक कहा गया है। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चष्टन का नाम आता है, जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। चष्टन का नाम आता है, उज्जैनी में इसने अपने राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया था। चष्टन का पुत्र रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक हुआ था, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण एवं विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चष्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया था। चष्टन जो है 305 ईस्वी में इसका वंश समाप्त हो गया था। इस तरह से शकों का वंश एक तरह से समाप्त होता है। कुषाण वंश। कुषाणों को यूची तथा तोचेरियन भी कहा जाता है। यूची कबीला, ये यूची हैं उसी को यहूची बोलते हैं। यहूची कबीला 5 भागों में बढ़ गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। कुजुल कन्फ्यूशस प्रथम 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। कन्फ्यूशस प्रथम है। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, गंधार और पार्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया, यानी वेद धर्म को मान्यता देता था यह वैदिक धर्म को। भीमकनपिस तृतीय 65 से 75 ईस्वी तक भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। यह शैव मत का अनुयायी था, शैव धर्म को मानने वाला। इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर है। सोने के सिक्के भीमकनपिस द्वितीय के द्वारा चलाए गए हैं। भारत में पहली बार प्रश्न आया है यहाँ से। भीमकनपिस द्वितीय जो हैं
इसके द्वारा पहली बार सोने के सिक्के जलाए गए थे भारत में। प्रश्न आता है यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि सोने के सिक्के जो हैं पहली बार कुषाण वंशीय भीमकनपीस द्वितीय के द्वारा चलाए गए थे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। कनिष्क, यह भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है, यानी कुषाणों के महत्वपूर्ण जो राजा थे उनमें इसका नाम भी महत्वपूर्ण है। मित्रों, भारत के मानचित्र में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र पर कुषाण साम्राज्य स्थापित था ईसा की प्रारंभिक सदियों में। तो आप ध्यान रखें इस बात का। देख सकते हैं आप इसमें। इसमें इस तरह की लाइन से कुषाणों का आधिपत्य दिख रहा है, शकों का आधिपत्य ऐसे दिख रहा है, फिर सातवाहन भी हैं और रोमन सिक्कों की प्राप्ति के स्थान भी आप देख सकते हैं। तो इसको आप देखें। परंपरा के अनुसार इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी। बौद्ध संगति आया नाम यहाँ पर, चौथी बौद्ध संगति। तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी है। पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, उस समय होती है। उस समय अजातशत्रु जो थे 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु उस समय शासक थे, राजगृह स्थान था और अध्यक्ष जो थे माँ कश्यप थे। और इसका परिणाम जो था सुत्त पिटक और विनय पिटक जो ग्रंथ थे, बौद्ध ग्रंथ, वो अस्तित्व में आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बौद्ध संगति जो थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में। अजातशत्रु शासक थे, माँ कश्यप उस समय अध्यक्ष थे और सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखे गए थे। द्वितीय बौद्ध महासंगति जो है 383 ईस्वी पूर्व हुई थी और उस समय स्थान वैशाली था। कालाशोक जो थे शासक थे और सभाकर्णी अध्यक्ष थे। वैभाषिक और सैद्धांतिक परिणाम उस समय सामने आए थे। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के समय में हुई थी। अध्यक्ष उस समय मोगली पुत्र तिस्व थे। इसका परिणाम जो था अधिदम पिटक अस्तित्व में आए थे, दर्शन जो है। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। शासक जो थे कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे। इसका परिणाम हीनयान और महायान दो शाखाएं बौद्ध धर्म की अस्तित्व में आई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा आपको सरल कर दिया है इसके बारे में, बौद्ध संगति के बारे में। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर, एक दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में नया शब्द चलाया जिसे शक शब्द के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। उसने कासगढ़, यारकंद और खोतान पर भी विजय प्राप्त की। महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। कनिष्क की मूर्ति सोने की मुद्रा पर है खड़ी। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते दिखाया गया है। कनिष्क के दरबार में पार्श्व
वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। इन सब का आपको नाम याद रखना है। ये सब कनिष्क के दरबार में थे। पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व कनिष्क के दरबार में थे। चरक, इन सब का नाम आया है यहाँ पर। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में हुआ है। मैंने जैसा बताया था कि चौथी बौद्ध संगति का परिणाम जो था, हीनयान और महायान दो शाखाओं में बौद्ध धर्म बढ़ गया था। तो इस बात का जिक्र यहाँ भी आया है। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफ़ी लाभप्रद स्थिति में था, जिससे भारत की आर्थिक समृद्धि आई। यानी कनिष्क के शासन में या कुषाणों के शासन काल में भारत में आर्थिक समृद्धि आई थी। यह कुषाण वंशीय कनिष्क हैं, आप चित्र देख सकते हैं। और यह कुषाणकालीन सिक्के हैं, देखिए इनको। हूण, भारत पर शक और कुषाण के बाद हूणों का भारत पर पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ। उस समय गुप्त वंश के सम्राट गुप्त का शासन था। उसके पुत्र स्कंदगुप्त सेना का नेतृत्व करते हुए बंजारे हूण को हराया। 30 वर्ष बाद पुनः हूण आक्रमण हुए। 6वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हूणों का भारत के उत्तर पश्चिम के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। तोरमान नामक सरदार ने गुप्ता साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर महाराजा धीराज की पदवी धारण की। याद रखें आप, तोरमान का पुत्र मिहिर कुल था, जिसका राज्य 510 ईस्वी से आरंभ हुआ। सियालकोट इसकी राजधानी थी। बौद्ध भिक्षुओं से मिहिर कुल को घृणा थी। मिहिर कुल बौद्ध धर्म से घृणा करता था। उसने अनेक मठों और स्तूपों को नष्ट किया। मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित किया। यशोधर्मा इसको पराजित कर देता है, मिहिर कुल को। पराजित होने के बाद यह कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। तो हूण जो थे, इनके द्वारा गुप्त साम्राज्य की जो सत्ता थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी, नष्ट हो गई थी, और फिर भारत पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। आत्मसातीकरण। शक, हूण एक कुषाण विदेशी जातियाँ थी। इन्होंने शासन तो किया, परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में अधिष्ठित करती है। कनिष्क को महान राजाओं में अधिष्ठित करती है बौद्ध धर्म की सेवा जो उसने की थी उसके कारण। मित्रों, 6-7 जो वीडियो मैंने बनाए हैं उन वीडियो का सार यहाँ पर हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। पहला, महाभारत बौद्ध साहित्य एवं चाणक्य के अर्थशास्त्र से महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत बौद्ध साहित्य और चाणक्य के अर्थशास्त्र से महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ध्यान रखें। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान,
बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य तथा कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तो ये भी आप ध्यान रखें। तीसरा है, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया है। उसके अनुसार पाप कर्म से निर्वृत्त विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। अशोक के धम्म के बारे में बताया है इसमें। चौथा है, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त उसके अभिलेख अराम्यक से निष्पन्न खरोष्टी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिशम को प्राप्त हुई थी। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। छठा है, सातवाहन वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा यवनों और शकों से संघर्ष किया। सातवां है, इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी युद्ध में नहीं हारा था। आठवां है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गुप्त काल में गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। ध्यान रखें, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। नवा है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत ने 725 ईस्वी में की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना आई है 725 में नागभट्ट प्रथम के द्वारा। इसके राज्य की स्थापना गुजरात में हुई, अतः इसके वंश का नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। ध्यान रखें। 10वां है, चोल शासक राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया। चोल युग के कांसे की शिव मूर्तियां कला की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखें। 11वां है, सातवाहन गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक लेख में शकों को नष्ट करने के कारण सहरात वंश उन्मूलक कहा गया है। प्रश्न आ जाए कि सहरात वंश उन्मूलक किसे कहा गया है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, और नासिक लेख में ये इसका वर्णन है। 12वां है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। शक संवत का प्रारंभ हुआ है 78 ईस्वी में। ध्यान रखें, कनिष्क के द्वारा इसको चलाया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन से हैं? बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का नाम क्या था? पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? समाहर्ता नाम अधिकारी का क्या कार्य था? कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या था? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? वह किस शासक का दरबारी कवि था? बताना है। स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया था? हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताने हैं। पालवंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे? आज की वीडियो में इतना ही मित्रों। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।